मालदीव का कुछ मिले ना मिले, हनीमून पैकेज अच्छा मिलता है इस देश में। पाकिस्तान, ये दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है, अगर इसे हम 8वां अजूबा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में, नए सब्जेक्ट के साथ, नए लेसन के साथ। आज का जो वीडियो है हमारा वो 12th क्लास की NCERT का पॉलिटिकल साइंस और लेसन नंबर 5 के ऊपर आज का ये वीडियो है। समकालीन दक्षिण एशिया जो ये चैप्टर है हमारा, मतलब क्या? कंटेम्प्रेरी, इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करेंगे कि दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से देश हैं और उन देशों में वहाँ का इतिहास, वहाँ की राजनीतिक गतिविधियाँ और वहाँ के जो उठापटक रहे या उतार चढ़ाव भरी जो लंबा संघर्ष देखने को मिला, आज उस पर ये चैप्टर है। अगर हम बात करें, देखोगे समकालीन दक्षिण एशिया में, यानी साउथ एशिया मैप अगर खोलोगे आप ग्लोब और ग्लोब में साउथ एशिया ढूंढोगे तो उसमें बेसिकली आपको नजर आएगा भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप। मतलब वो देश जो भारत और भारत के साथ लगे हुए हैं या भारत के पड़ोसी देश हैं, उन्हीं को आप बेसिकली कहोगे क्या? दक्षिण एशिया। और कंटेम्प्रेरी समकालीन का मतलब है आज का, उस समय से लेकर आज तक इन देशों में क्या क्या चीजें रही। सबसे पहले बात करते हैं इनमें आता कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले हमारा छोटा भाई पाकिस्तान, ठीक है भाई, ये हमारा छोटा भाई है। बांग्लादेश, सबसे छोटा भाई कौन है? बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये जितने भी देश हैं आपके, ये सब समकालीन दक्षिण जितने भी देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश कहलाएंगे आपके दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया यानी समकालीन दक्षिण एशिया, तब से लेकर अब तक का ये देश, इनमें क्या क्या चीजें रही। हमें स्टडी क्या करना है? हमें करनी है यहाँ की राजनीतिक उठापटक, इसके अलावा यहाँ की उतार चढ़ाव बढ़ा। हमें यहाँ का पढ़ना है राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक चीज़ें क्या क्या बदली, क्या क्या हुई। इसके अलावा उतार चढ़ाव बढ़ा, राजनीतिक उठापटक कि मतलब और क्या क्या चीज़ें यहाँ बदली हैं। अब देखोगे कि इन देशों में है क्या, हमें क्यों पढ़ना इन देशों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा राजनीतिक भिन्नता, सामाजिक आर्थिक विषमता, विविधताओं से भरा हुआ ये जितने भी देश हैं आपके, यहां आपको विविधता बेहिसाब देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी बेहिसाब देखने को मिलेगी, बेहिसाब। आप चाइना जाओगे, अमेरिका जाओगे, ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज उधर की तरफ जाओगे, जापान चले जाओ तो वहाँ क्या सीन है? वहाँ आप 5 मिनट पहले किसी से मिले, हांग शांग सूक जो भी है, और फिर 10 मिनट बाद किसी और से मिले तो आप पहचान नहीं पाओगे कि किससे मिला था किससे नहीं मिला था। एक तो उनकी शक्ल एक सी, हाइट एक सी। अच्छा, भारत में क्या सीन है या इन देशों में क्या सीन है? आप गलती से किसी से एक बार मिल लो, जिंदगी भर याद रखोगे उस बंदे को। इतनी विविधता भरी पड़ी है इन देशों में। अच्छा, यहाँ यही विविधता नहीं है, यहाँ भौगोलिक विविधता भी बेहिसाब है। नेचुरल डाइवर्सिटी बेहिसाब है। आप रशिया चले जाओ, लगभग साल भर मौसम एक जैसा है। नॉर्वे, डेनमार्क, लगभग साल भर मौसम एक जैसा है। बट ये देश ऐसे हैं जो आपको सारा मौसम दिखा देगा, बरसात भी, ग्रीष्म ऋतु भी, ठंड भी, बर्फबारी भी। आपको जो देखना हो, पीने घूम लो, आप पूरी दुनिया घूम लोगे। बर्फबारी घूमनी हो तो यहाँ पे चले जाओ, भाई श्रीनगर है हमारा, हिमाचल है। गर्मी देखनी हो तो राजस्थान चले जाओ। समंदर देखना हो, मुंबई गोवा वाले क्षेत्र है। और एक से एक कह सकते हो प्राणी सारे भरे पड़े हैं इन देशों में। आबादी के लिहाज से सबसे बेहतर देश है। अच्छा, विदेशों में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उनके गेम भी क्या होते हैं? टमाटर फेंको वाले एक दूसरे पर, करने के लिए कुछ नहीं है। कभी कुत्तों की दौड़ कर रहे हैं, कभी जानवरों की दौड़ कर रहे हैं, और कुछ नहीं मिला टाइम पास के लिए तो ऐसी बस सड़कों पे घूम रहे हैं वे लोग। लेकिन यहाँ आओ, यहाँ मिर्च मसाला सब मिलेगा आपको सजो के।
अच्छा, वे लोग इतने शांति में हैं कि वे लोग सोचते हैं कि क्या जिंदगी कट रही है हमारी। और यहाँ इन देशों में किसी एक का दिन सुकून से गुजर जाए तो बंदा टेंशन में आ जाता है कि आज का दिन सुकून से गुजरा कैसे मेरा। ऐसे भरे पड़े हैं महारथी हमारे यहाँ। मतलब शांति तो हमें पसंद ही नहीं है, ये चीज़ है। और यही नहीं, आप इन देशों में देखोगे क्या सीन है कि भाई वे लोग इन पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, क्योंकि ये वो देश है जो उनके लिए एंटरटेनमेंट का काम करते हैं। भाई उनके यहाँ खबरें ही नहीं है कुछ बनाने के लिए, न्यूज़ चैनल्स इतने नहीं भरे पड़े, और इतने न्यूज़ चैनल पे उठपटांग खबरें वहाँ आती नहीं, तो क्या करते हैं, इंडियन न्यूज़ चैनल खोलते हैं, जी न्यूज़, वो इंडिया टीवी, आज तक, ये सब चीज़ें बा खोलते हैं हम लोग, और वो फिर देखते हैं और फिर उनका टाइम पास हो जाता है। मतलब वो समझ लो हम उनके लिए कार्टून की तरह है जो उनका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। सिंपल है इन देशों। अच्छा, इन देशों का लॉजिक भी देखो, वहाँ गलती से अगर साइकिल का टायर भी फट गया तो हंगामा मच जाता है कि भाई साइकिल का टायर फटा है, 2 बंदे घायल हो गए। और यहाँ पे इन देशों में बम भी फट जाए, 10-15 में, कोई बात नहीं, आम बात है, मरते रहते हैं। अच्छा, यहाँ की न्यूज़ देखोगे, खेल खेल में 4 मरे 2 घायल, सुबह सुबह की न्यूज़, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मतलब खेल कूद में ही इतने लोग हम लोग मार देते हैं जितने वहाँ साल भर में मरते हैं। तो ये इस वजह से देखोगे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। सुकून पसंद ये क्षेत्र है ही नहीं, शांति पसंद है ही नहीं इन भारतीय उपमहाद्वीप में। सिंपल लॉजिक समझो। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये जितने भी देश हैं, इन देशों की हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो राजनीतिक उठापटक, उतार चढ़ाव भरा इनका राजनीतिक संघर्ष, कि ये चल कैसे रहे हैं। इन्हें खुद आज तक नहीं पता हम चल कैसे रहे, बस चल रहे। हमारे यहाँ सरकारें कैसे चली, बस चल रही है। पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, बस चल रही है, कुछ नहीं है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये वो देश हैं जो जुगाड़ के भरोसे चल रहे हैं। जुगाड़ है यहाँ पे, भाई साहब चल रहा है, हर चीज़ का जुगाड़ है यहाँ पे। सिंपल लॉजिक में कहा जाए तो उपमहाद्वीप में हमारा जो पहला देश है, सबसे पहले भूटान। छोटा देश है, इसीलिए सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बारे में बहुत छोटी चीज़ है, देखोगे दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश जिसे कोई कह सकते हो चेड़बाजी पसंद नहीं। हाँ, शांति प्रिय देश है, संपन्न देश है, खुशहाल है, जितना है उतने में खुश है ये देश। आबादी भी कम है, ठीक है, विविधताओं से भरा हुआ ये भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रसन्नता में यानी खुशहाली में नंबर 1 पे आता है ये देश भूटान। विश्व में सुकून पसंद लोग हैं यहाँ पे। अगर बात करें तो 2008 में यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी संविधान भी है, राजा भी है और लोकतंत्र भी है, तीनों का कॉम्बिनेशन चला रहा है भूटान इस समय। 2008 से पहले यहाँ राजतंत्र था, केवल राजा का शासन, राजा ही सारी चीजें चल रही थी। राजा का पद जो था वंशानुगत था, यानी राजा के बाद उसका बेटा ही गद्दी का वारिस होता था। वर्तमान में राजा का पद तो है, परंतु उसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। वहां पे क्या चल रहा है, लोकतंत्र। जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति है, वैसे ही वहां पर राजा है, और वहां की पब्लिक वोट डालकर अपनी सरकार चुनती है। 2008 से राजा के नेतृत्व में बहुदलीय व्यवस्था के रूप में उभरा है। मतलब वहां पर भी बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, बनी हुई हैं, वो पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, चुनाव जीतने के बाद अपनी सरकार बनाती है। हूबहू जैसे भारत का कॉन्सेप्ट है वैसा, बस हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट ऐड है और उनके यहाँ राजा का कॉन्सेप्ट ऐड है। अदरवाइज बाकी लगभग लोकतंत्र सेम ही चला रहे हैं, देखोगे। इसीलिए और विश्व का सबसे प्रसन्नता वाला देश है, सुकून। दक्षिण एशिया का मात्र एक ऐसा देश जो सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। कभी आपने न्यूज में नहीं सुना होगा भूटान में यह घटना घटी, या आपने यह भी देखा होगा भी मोदी जी भूटान पहुंचे, वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई देश के प्रधानमंत्री भी वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां कुछ मिर्च मसाला मिले। अब भाई भूटान में जाके क्या मिलेगा, 2-4 प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो जाएगा, भारत के उसके साथ व्यापारिक संबंध वैसे भी चल ही रहे हैं अच्छे खासे, मित्र देश है ही हमारा, तो वहां इतना कुछ खास नहीं। हाँ, आप लोग अपना हॉलीडेज घूमने के लिए जा सकते हो, वीज़ा की ज़रूरत वैसे नहीं है वहाँ पे, ये ऐसी बस पकड़ के 10 रुपये ऑटो वाला लेगा, चले जाना, ठीक है ना। हाँ, इको फ्रेंडली वहाँ चलती है,
अगला देश है हमारा मालदीव। अभी हमने भूटान की चर्चा कर ली, अब बात करते हैं मालदीव की। तो 1968 तक एक सल्तनत हुआ करता था। सल्तनत का मतलब है राजतंत्र, यानी यहाँ राजा का कब्जा था, राजा इस देश को चला रहा था। मालदीव बहुत छोटा सा द्वीप है, लक्षद्वीप के ठीक नीचे की तरफ आप जाओगे तो आपको मालदीव नक्शे में मिल जाएगा, और द्वीपीय देश है। 1968 में ये गणतंत्र बना, ठीक है, मतलब यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, राष्ट्रपति का यहाँ पर शासन होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हेड होते हैं, वैसे ही मालदीव में कौन हेड होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसे भी सुकून पसंद नहीं है। ये एक ऐसा देश है जो कभी भारत से चढ़बाजी करता है, कभी श्रीलंका से। अच्छा, ये कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो ज्यादातर भारत के खिलाफ ही काम करते हैं। ये या तो चाइना से मदद लेते हैं या दुनिया के दूसरे देशों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, और भारत इनकी मदद करने की कोशिश करता है तो ये उसे नकारते हैं ज़्यादातर। इन्हें लगता है कि भारत इन पे कब्जा करेगा। अबे भारत क्या तुझसे ज़्यादा ज़मीनें हैं? हाँ, तुझे और चीतवा लोनी में प्लॉट कट रहे हैं, कटवा ले। हकीकत है, इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि भाई तुझ जैसे तो पता नहीं कितने यहाँ पे भरे पड़े हैं। अभी यहाँ पानी की दिक्कत हो गई थी बेहिसाब, पीने योग्य पानी की, तो भारत ने कहा कि भाई तुम्हें पानी चाहिए, हम भेज रहे हैं अपने देश से, ले लो। कह रहा ना, हम तो चाइना से लेंगे, तो जा ले ले चाइना से। तो ये चीजें इस तरीके से हैं। अच्छा, मालदीव का कुछ मिले ना मिले, हनीमून पैकेज अच्छा मिलता है इस देश में। हाँ, 50,000 पर कपल। घूमने का इरादा हो तो जाओ, घूम के आओ, कोई नहीं। बहुत लोगों का ड्रीम है, और ख़ास तौर पे जिनकी नई नई शादी होती है उनका पहला सपना होता है मालदीव जरा घूम के आए। ये चीज़ है। 2005 में जून में मालदीव की संसद प्रणाली शुरू हुई, संसदीय प्रणाली में वोटिंग हुई, और वहाँ के नेताओं ने यहाँ पे संसदीय व्यवस्था शुरू करने की बात की। मालदीव 2018 से में चुनाव हुए, और वहाँ एक पार्टी है मालदीपीय डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पार्टी 2018 का चुनाव जीतती है, और तब से लेकर अब तक यहाँ पे सुचारू तौर पे एक अध्यक्षात्मक प्रणाली चल रही है। वोटिंग होती है, चुनाव होता है, इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आप देखोगे कि मालदीव फिलहाल तो एक अध्यक्षात्मक प्रणाली चला रहा है, बट यहाँ पे भी राष्ट्रपति का थोड़ा मामला डगाडोल ही रहता है। भरोसा नहीं कब बेचारे को गद्दी से हटा दिया जाए। वो भी बेचारा रात को सपने में सोचता है कि कल का सूरज देख पाऊं या ना देख पाऊं। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान। ये दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है, अगर इसे हम 8वां अजूबा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। 7 अजूबे तो वैसे भी हमारे देश में 7वां, 8वां अजूबा है ये हमारे लिए, और कुछ नहीं। जिस राजनीतिक उठापटक से गुजरा है वो अपने आप में मायने रखता है। भाई लड़ भिड़ के इसने एरिया ले लिया, भाई मुझे तो बंटवारा करना है, मुझे तो अलग चाहिए, अलग हो गया, दे दिया गया इसका हिस्सा। यार जब से ये बना तब से बात करते हैं। हम इतना तो जानते हैं कि भाई पाकिस्तान को बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। और मोहम्मद अली जिन्ना की ये दिल्ली ख्वाहिश थी या सपना था कि वो पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में संभाले, प्रधानमंत्री बने, भाई उस देश के शासन करें। पर कहते हैं कि कुछ ख्वाब ही रह जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। उन्होंने पाकिस्तान तो बनवा दिया लेकिन शासन नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद और जब उसका अपना संविधान बन गया उसके बाद तुरंत वहाँ की सेना ने वहाँ का बागडोर अपने हाथ में ले लिया। सेना ने तुरंत सत्ता पे कब्जा किया और जनरल अयूब खान गद्दी पर बैठे, उन्होंने देश को संभालना शुरू कर दिया। अब बात करोगे जिन्ना जी कहाँ गए, तो सेना के सामने कौन फालतू बोले। उस समय पाकिस्तानी सेना के पास नया नया AK-47 आया था, उन्होंने सोचा चलो टेस्ट करें, और टेस्ट भी किस पे करा? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो टेस्टिंग भी बड़ी अच्छे से हुई। अच्छा, वो परीक्षण भी ऐसी वैसी जगह नहीं करते अपने हथियारों की, किसी महारथी, किसी मतलब कह सकते हो कि दमदार बंदे के ऊपर अपनी टेस्टिंग करते हैं हथियारों की। पता चले कहीं सुतली बम चला रहे हो तो भाई टेस्ट करके पता करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने एक तरीके से कह सकते हो कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना नरकवास हुए या स्वर्गवास हुए ये तो कोई नहीं जानता,
लेकिन वो निकल गए। जैसे ही वो गए, जनरल अयूब खान ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अच्छा, इन्होंने सत्ता संभाली तो पब्लिक भड़क गई, मतलब सैनिक शासन चाहिए पर शासक कोई और होना चाहिए। तो उन्होंने भाई एकदम से जनरल अयूब खान के खिलाफ आवाज़ तेज हो गई पूरे पाकिस्तान में। अब होना क्या था कि जनरल अयूब खान ने मजबूरी में पद छोड़ दिया कि भाई जब जनता को मेरा चेहरा ही पसंद नहीं, मैं ही पसंद नहीं, तो क्या करूँगा सत्ता संभाल के। उन्हें छोड़ना पड़ा। इसका फ़ायदा फिर सेना ने उठाया और सेना के एक बड़े अधिकारी जनरल याहिया खान ने सत्ता संभाली। याहिया खान थोड़े लंबे टिके, करीब 20-22 सालों तक इन्होंने पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में रखी और चलाई। और इन्हें लगा कि 20-22 सालों में मैंने इतना बेहतर काम किया है कि पाकिस्तान की जनता मुझसे खुश होगी। ये इस भ्रम में जी रहे थे। अच्छा, इन्हें यह भी लगा कि इन्होंने 20-22 सालों में पाकिस्तान को इतना ताकतवर बना दिया है कि भाई भारत को कभी भी हरा देंगे। ये इस भ्रम में जी रहे थे और इसी वजह से 1971 में ये भिड़ पड़े भारत से। भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध बहुत फेमस है। फेमस इसलिए कि मजाल भाई सभी जानते हैं युद्ध में क्या हुआ। इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा, या कह सकते हो कि इतनी बुरी हार। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार का परिणाम यह हुआ कि सबसे छोटे भाई का जन्म हुआ, बांग्लादेश, हमारा सबसे छोटा भाई। तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग क्षेत्र बन गया। पाकिस्तान दोहरी संकट से गुजरा, एक तो भारत की हार, भारत से हार, और दूसरा बांग्लादेश का जन्म। ये दोनों उसके लिए धब्बा बन गए। और इसकी जिम्मेदारी किस पे गई? जनरल याहिया खान के ऊपर। उन्हें लगा कि उनकी यह हार बदनामी का सबब है, तो मुंह छुपाए तो छुपाए कैसे, चेहरे को एक तरीके से ढकना था। तो उन्होंने तुरंत सत्ता छोड़ दी कि भाई ये हार की जिम्मेदारी और बांग्लादेश संकट की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अच्छा, इस बार सेना नहीं चाहती थी, वो भी मूड में नहीं थी कि सत्ता संभाले। अब ऐसे में प्रॉब्लम आ गई कि भाई सत्ता कौन संभालेगा, पाकिस्तान को चलाएगा कौन। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे पैदा हो चुकी थी, उन्होंने अपने हाथ में बागडोर लेने की सोची। पब्लिक भी मूड में थी कि एक काम करते हैं, भारत की तरह हम भी चुनाव खेलें। भाई पाकिस्तान की जनता ने वोट नहीं डाला था अब तक, सैनिक सत्ता संभाल रही थी, तो उन्हें लगा कि भाई हम भी चुनाव खेलेंगे और चुनाव खेलने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो 1971 में पाकिस्तान में चुनाव हुए और 1971 में जब चुनाव हुए तो चुनाव में वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनी और जुल्फिकार अली भुट्टो देश के प्रधानमंत्री बने। बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे, पर इनकी सुनता कोई नहीं था पाकिस्तान में ही। जुल्फिकार अली भुट्टो देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, सत्ता संभाल ली, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई कि सत्ता जब चल रही थी तो सैनिक दखलंदाजी ज्यादा थी। चेहरा उनका था लेकिन काम किसका हो रहा था? सेना का। अब ऐसे में उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। अच्छा, 1977 में पाकिस्तान में फिर सैनिक शासन की एक तरीके से कह सकते हो शुरुआत होने वाली थी। इस बार जनरल जियाउल हक, उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाकर खुद सत्ता संभालनी शुरू कर दी। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो को देखो, शायद उस समय उन्हें अमेरिका से नए हथियार मिले थे पाकिस्तान को। इस बार टेस्टिंग उन्होंने प्रधानमंत्री पे की। इस बार नया बम था, अब वो कौन सा बम था कौन सा नहीं, सीधा घर में फेंका और जुल्फिकार अली भुट्टो भी साथ में निपट लिए, प्रधानमंत्री को उड़ा दिया। मतलब इतनी इज्जत सैनिक द्वारा, सेना सत्ता द्वारा, देखो प्रधानमंत्री को उड़ा रहे हैं, ऐसा खेल चल रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो रास्ते से हटे, सैनिक शासन का सत्ता का रास्ता साफ हुआ और जनरल जियाउल हक ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और जियाउल हक दोबारा से सैनिक सत्ता की शुरुआत होने लगी। और इस तरीके से आप देखते हो पाकिस्तान की शुरुआत जो रही वो सैनिक शासन से हुई। हालांकि बीच में एक ही जगह हमें लोकतंत्र देखने को मिला 71 से लेकर 77 तक। अदरवाइज 77 के बाद दोबारा से वहां क्या शुरू हो जाता है? सैनिक शासन की शुरुआत हो जाती है।
ये दौर रहा, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। 77 में हमने बात की कि सेना की दखल अंदाजी हुई और जनरल जियाउल हक ने सत्ता संभाल ली। जनरल जियाउल हक सत्ता को चला ही रहे थे कि इतने में 1982 में 1982 में हम देखते हैं कि वहां पे पुनः जनता बगावती तेवर पे आने लगी। वो कहने लगे कि भाई हमें दोबारा चुनाव खेलना है, चुनाव कराओ, लोकतांत्रिक सरकार बनाओ। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग, दो पार्टी के बीच पूरी राजनीति घूमने लगी और इन दो पार्टियों ने साफ तौर पे जनता को भड़काना शुरू किया कि भाई हम सैनिक सत्ता नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, चुनाव हो इस देश में। अच्छा, जनरल जियाउल हक भी बड़ी गलतफहमी में फंसने लगे। देखोगे जनरल जियाउल हक ने को लगा कि भाई इन्होंने 10-12 साल देश को चलाया है, पाकिस्तान की पब्लिक इनका सपोर्ट करेगी, तो क्यों ना चलो चुनाव करवा ही दे। लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए चुनाव का खेल एक बार फिर शुरू किया जाए। तो चुनाव का खेला शुरू हुआ और उस खेला में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जीत हुई। उस चुनाव में जियाउल हक हार गए, गद्दी छोड़नी पड़ी इन्हें। अच्छा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जब सरकार बनी, देखोगे तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार, इस पार्टी की हेड थी बनर्जी भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, बनर्जी भुट्टो, रिश्ता काफी गहरा था। तो बनर्जी भुट्टो देश की प्रधानमंत्री बन गई, पर बन तो गई, पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री महिला बनर्जी भुट्टो बन गई, देश को चलाने लगी। पर उन्हें हर कदम पे जैसे चुनौतियां मिल रही थी, कभी सेना से तो कभी एंटी पार्टी से, अपोजिशन से। अब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान डगा कह सकते हो कि ऊबड़ खाबड़ की स्थिति में था। अच्छा, इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई बनर्जी भुट्टो की, तो भाई इलाज कराने के लिए वो चली गई लंदन। भाई प्रधानमंत्री देश की, देखो देश में स्वास्थ्य सुविधा इतनी बेहतर नहीं थी उनके कि वो अपने ही देश में अपना इलाज करा सके। वो कहां पहुंच गई? लंदन इलाज करवाने पहुंची। अगर किसी देश का बड़ा मंत्री अपने देश में इलाज ना करवा के विदेशों में जा रहे इलाज कराने, यानी साफ सीधी बात है कि उस देश का भाई स्वास्थ्य सुविधा बेकार है उसकी नजर में, तभी वो उस देश में खुद का इलाज नहीं करा रहा। या तो अपने देश के डॉक्टरों पे भरोसा नहीं, या तो भाई अपने देश की चिकित्सा सुविधाओं पर भरोसा नहीं। तो ये चीज होती है भाई, और इससे इकोनॉमिक पे काफी असर पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अब भाई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आप देखते हो कि अपनी शादी जो है वे लोग विदेशों में, इटली में या फ्रांस में, लंदन में जाके करते हैं। इसका बहुत असर पड़ता है, यानी वो सारा पैसा कहां खर्च हो रहा है? लंदन, फ्रांस, इटली में। तो वो पैसे की इकोनॉमी वहां फ्लो करेगी, यहां नहीं। अगर यहां वही चीज होती तो वो पैसा अपने ही देश में फ्लो करता, अपने लोगों के बीच में। तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है, सोचनी चाहिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इस बारे में। ये चीज है। भारत की बड़ी देखोगे कि बड़ी नेता थी, विदेश मंत्री रह चुकी थी, सुषमा स्वराज, बीजेपी से थी। और सुषमा स्वराज जैसी कह सकते हो कि बहुमुखी प्रतिभा की, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड नेता जिसे कहते हैं, लीडर बहुत कम होते हैं ऐसे। ट्विटर के जरिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को तक अपनी मदद पहुंचाई थी। कोई इन्हें ट्वीट करता था कि मैम मेरी ये कंडीशन है, मैं इस तरीके से फंसा हुआ हूं, मुझे इस तरीके की हेल्प चाहिए, तुरंत एक्शन लिया जाता था। इवन उनकी किडनी ब्रेक हो गई थी, उनका प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उन्होंने अपना इलाज एम्स में करवाया था, दिल्ली एम्स में। ये अपने आप में बड़ी बात थी, एक देश की विदेश मंत्री होते हुए। वो भी चाहती थी कि भाई विदेश जाके इलाज करा सकती थी, बट नहीं, उन्होंने यहीं पे कराया। अगर कोई नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का हो और अच्छा है, टैलेंटेड है और बेहतर काम कर रहा है, तो अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, मेरा ये मानना है। चाहे मनमोहन सिंह बेशक नहीं बोलते हो, कम बोलते हो, साइलेंट रहते हो, बट वाकई में पढ़े लिखे अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। और देखो कि उन्होंने बहुत देश की इकोनॉमी को सुधारने के बहुत सारे काम किए थे, ऐसी बात नहीं है। तो वो एक मायने अलग है, पॉलिटिकल पार्टीज किसी को किस हद तक नीचा दिखाते हैं वो हमें मैटर नहीं करता है। खैर, हम यहां बात कर रहे हैं कि बनर्जी भुट्टो लंदन गए इलाज कराने। अच्छा, जाने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री का पद और कुर्सी अपने ही पार्टी के एक वरिष्ठ और अच्छे नेता नवाज शरीफ को सौंपकर चली गई कि भाई जब तक मैं इलाज करा के आऊंगी तब तक पाकिस्तान को आप चलाएं।
नवाज शरीफ बैठ गए गद्दी पे। 99 का दौर था, 1999 का। अब नवाज शरीफ इतने शरीफ निकलेंगे किसी को नहीं पता था, कुछ ज्यादा ही शरीफ निकले, सेना को हैंडल नहीं कर पाए। और इसका फायदा सेना के जो उस समय के चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, आज भी आपको नजर आ जाएंगे, सर्च करोगे कहीं पे, तो परवेज मुशर्रफ ने इसका फायदा उठाया और नवाज शरीफ को जेल में डाल के सत्ता संभाल ली और सैनिक शासन दोबारा से पाकिस्तान में एक बार फिर लागू कर दिया। तो इस तरीके से सैनिक शासन की शुरुआत फिर से हो जाती है। अच्छा, ये खबर जब लंदन पहुंची तो वो अपना इलाज बीच में छोड़कर तुरंत फ्लाइट पकड़ के आई। अच्छा, पाकिस्तानी सेना की हरकत देखो, फ्लाइट को लैंड भी नहीं करने दिया ना, वो जैसे ही पैर रखी उससे पहले उठा के उन्हें जेल में डाल दिया बनर्जी भुट्टो को, वो कुछ कर ही ना पाए। इससे बढ़िया भाई तसल्ली से इलाज करा के आती, अब पाकिस्तान की जेल में इलाज कराना पड़ा उन्हें, और लंबे समय तक वो जेल में रही, ऐसी बात नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पूरी तरीके से अपने हाथ में ली और सैनिक शासन की शुरुआत पाकिस्तान में फिर से शुरू हो गई, आप देखोगे। और इस तरीके से एक बार फिर लोकतंत्र वहां धाराशाही हो गया। परवेज मुशर्रफ ने सत्ता संभालनी शुरू की। 2001 से 2008 तक सैनिक सत्ता के रूप में परवेज मुशर्रफ ने गद्दी को संभाले रखा और पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में रखी। चला रहे थे, देश चल रहा था, राजी खुशी सब चल ही रहा था। इसी बीच 2008 में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन फिर से भड़क गए पाकिस्तान में कि भाई अब फिर चुनाव खेलेंगे। और बनर्जी भुट्टो जेल से आ चुकी थी, नवाज शरीफ जेल से आ चुके थे, उन्होंने बड़े बगावती तेवर के साथ लोकतंत्र के लिए शुरुआत कर दी थी। अच्छा, वो जेल से आई और लोकतंत्र के लिए चुनाव प्रचार प्रसार इन सब चीज़ों में लग गई, जोर शोर से काम चल रहा था। फिर अचानक एक दिन कह सकते हो कि बनर्जी भुट्टो का सपना दोबारा साकार होने से चूक गया और उनकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। शायद इस बार भी अमेरिका से कोई नया बम मिला था, उसकी टेस्टिंग चल रही थी या उसकी टेस्टिंग की गई वहाँ पे और बनर्जी भुट्टो को उड़ा दिया गया। हाँ, तो वो तो निकली, उनकी 13वीं हुई, जो भी हुआ 40वां 40वां, वो अभी निपटा ही था कि फिर एक तरीके से वहाँ चुनाव हुआ। और चुनाव हुआ पाकिस्तान में इस बार, तो उन्हीं की पार्टी जीती, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और नवाज शरीफ गद्दी पर बैठ गए, जेल से छूट गए थे, बता दिया मैंने आपको। और अब बनर्जी भुट्टो के मरने के बाद पार्टी के अध्यक्ष वही थे, तो वही देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और इस हद तक काम किया कि पाकिस्तान का खजाना ही साफ हो गया, पैसे की किल्लत, उन पे मुकदमा हो गया, पाकिस्तान कोर्ट ने सजा भी सुना दी। और देखो ऊपर वाले का रहमो करम है कि इस समय वो जेल में है। हाँ, भ्रष्टाचार के मामले में उनकी बेटी भी, और सजा भी कोई मामूली नहीं, 20 साल की सजा, हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप में। और 2018 के चुनाव में वहां पर इमरान खान की सरकार बनी। इमरान खान बड़े फेमस व्यक्ति हैं, हाँ, वो अपने क्षेत्र ऐसे बदलते, जिस तरह से वो बाउंसर मारते थे और जिस तरह से उनकी कट स्पिन स्विंग होती थी, वैसे उनकी लाइफ भी बड़ी स्विंग भरी रही है। हाँ, ऑफ स्पिन बहुत रही है उनकी लाइफ भी। भाई 60 साल की उम्र में विवाह करना मानना पड़ेगा। अब बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ अ फार एनर्जी कह सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में इमरान खान की सरकार बनी और तब से लेकर अब तक उनकी सरकार चल रही है। अच्छा, उनके देश के हालात बदले ना बदले, अर्थव्यवस्था बदले ना बदले, पर इमरान खान की बीवियां जरूर बदलती हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ठीक है भाई, तो तब से लेकर खैर अब तक उनकी सरकार चल रही है और आगे का तो कह नहीं सकते, आगे का भविष्य पाकिस्तान का क्या है। जो भी हो अच्छा ही हो, अर्थव्यवस्था बेहतर होने की कोशिश करे। फिलहाल हम बात करेंगे कि भाई 47 बंटवारे के बाद से लेकर अब तक ओवरऑल जितना मैंने आपको बताया, उसमें एक बात तो निकलकर सामने आती है कि पाकिस्तान कभी भी राजनीतिक स्थिरता नहीं रख पाया, सुचारू रूप से लोकतंत्र नहीं चला पाया, डेमोक्रेसी वहां पे सही तरीके से नहीं चली। वहां पे कभी मिलिट्री, कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री, कभी डेमोक्रेसी। और संविधान की इज्जत तो हर कोई जानता है किस हद तक की गई है वहां पे। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान इस तरीके से एक लंबा राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रगल से गुजरा है और अभी भी गुजर रहा है। ठीक है, हमने बात की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में हमने देखा किस तरीके से राजनीतिक उठापटक के दौर से पाकिस्तान गुजरा है।
वहाँ पे कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिली हैं। अब बात करते हैं हम अपने सबसे छोटे भाई बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की बात करें तो 1947 से 1971 तक यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो पाकिस्तान को दो क्षेत्र दिए गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, जो दोनों पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन 1947 से 1971 तक रहा और 1970 में वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीतते हैं पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में। ये जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र रहा, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज़ों के समय यह क्षेत्र, अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों के समय यह क्षेत्र असम और बंगाल से काट कर ही बना है। उस समय यह असम और बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था। पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो आज पाकिस्तान है, उसके खिलाफ खुद ये क्षेत्र खड़ा हो गया। इस क्षेत्र की बात थी, इसका कहना था कि भाई शासन हमारा वहाँ से चलता है और वहाँ से शासन चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। इनका कहना था कि भाई उर्दू भाषा हम पे थोपी जा रही है। भाई हम ठहरे बंगाल के, हमको आती बंगाली और आप उर्दू भाषा हम पे थोप रहे। पश्चिमी पाकिस्तान से पूरा शासन कंट्रोल किया जाता था और पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचते पहुंचते वक्त लगता था, टाइम लगता था। ये चीज़ थी। अब ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान के जो बड़े लीडर्स थे, उन्होंने बगावती तेवर अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई हमें अलग करो। पहली वजह ये कि भाई आपने राष्ट्रभाषा उर्दू बना रखी है, हमें तो बंगाली आती है, हम नहीं टिक पाएंगे, एक साथ नहीं चल पाएंगे, तो हमें अलग किया जाए। और वो थे कि भाई वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान साफ तौर पे जिद पड़ा था कि हम पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश नहीं बनने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसी बीच भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1971 में, और 71 के युद्ध में जब पाकिस्तान की करारी हार होती है और आत्मसमर्पण पाकिस्तानी सेना करती है, उसके बाद बांग्लादेश एक अलग देश बनकर उभरता है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बन जाता है। और बांग्लादेश का निर्माण होता है और शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ के बड़े नेता थे, उन्होंने देश का संविधान बनाने की शुरुआत की, संशोधन किया, बनाया, जो भी कह सकते हो। 1975 में बांग्लादेश का संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू हो गया। बांग्लादेश का जब संविधान लागू हुआ, बन के तैयार हो गया, तो भाई था तो छोटा भाई ही, कदम पे तो भाई के ही चलेगा, नक्शे कदम वही अपनाएगा। भाई वहाँ की सेना ने भी, जो बांग्लादेश मुजीबुर रहमान थे, वहाँ पर सेना ने फिर दखल दिया लोकतंत्र, वो मुजीबुर रहमान के मामले में, और शेख मुजीबुर रहमान को उन्हीं के घर पे बम से उड़ा दिया। मतलब उनका सपना भी एक तरीके से अधूरा रह गया शासन चलाने का। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश का संविधान बना दिया, पर सेना की दखलंदाजी की वजह से बेचारे निपट लिए। और उनके निपटने के बाद सेना ने दखल दिया और सैनिक शासन की शुरुआत हुई, जिसके हेड जो थे जियाउर रहमान। जियाउर रहमान ने खुद को निर्वाचित घोषित किया, इनकी सरकार बनी बांग्लादेश में। नहीं, चुनाव तो हुआ ही नहीं, खैर सैनिक शासन में चुनाव कब से होने लगे। जियाउर रहमान की हत्या के बाद सेना के हेड लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने बागडोर संभाली। इन्होंने थोड़ा लंबे वक्त तक शासन को चलाया, देखोगे, और HM इरशाद थोड़े लंबे समय तक टिके रहे। लेकिन 1990 में जनता ने बगावती तेवर अपनाया, और जनता के बगावती तेवर के बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी और 1990 में ऐलान किया कि भाई देश में चुनाव कराए जाएंगे। मतलब अब बांग्लादेश भी चुनाव खेलने वाला था। भाई पाकिस्तान तो कई बार खेल चुका था बीच बीच में, और हम तो खैर खेलते ही आ रहे हैं चुनाव। तो जाहिर सी बात है अब बांग्लादेश में भी खेला होबे वाला कार्यक्रम शुरू हुआ, चुनाव वाला। चुनाव हुए और BNP पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार बनी, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार बनी और उस पार्टी की हेड खलीदा जिया, नाम महिला है, ध्यान रखिए, अब तो खैर बुजुर्ग हो चुकी हैं। खलीदा जिया यहाँ की प्रधानमंत्री बनी, लोकतांत्रिक सरकार बनी, और 1991 से लेकर अब तक यहाँ पर लोकतंत्र ही चल रहा है, आप देख सकते हो। और तब से लेकर अब तक सुचारू रूप से लोकतंत्र चला रहा है बांग्लादेश। अच्छा, 1996 में भी चुनाव हुए, 1996 के चुनाव। उस चुनाव में शेख हसीना की सरकार बनी। नाम है पर ये हसीन नहीं है इतनी कि आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें। हाँ,
वर्तमान में भी अगर हम बात करें तो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। 60-70 साल की बुजुर्ग महिला है, तो ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं किसी प्रकार की भी। इस तरीके से बांग्लादेश में एक लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेपाल की। देखोगे नेपाल लंबे समय से, या कह सकते हो अतीत से ही, एक राजतंत्र रहा है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेपाल में, तो विश्व का एकमात्र देश जो हिंदू राज्य रहा है, हिंदुओं का एकमात्र देश। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है, यह हमेशा बात ध्यान रखना। विश्व में केवल एक ही हिंदू कंट्री थी और वो थी नेपाल, या रहा था कह सकते हो। यहां पे राजा का शासन रहा। 1990 के आसपास राजा को लोकतांत्रिक समर्थकों का एक तरीके से विरोध सहना पड़ा। अब भाई जाहिर सी बात है, बांग्लादेश में लोकतंत्र शुरू हो गया, पाकिस्तान में चुनाव का खेला हो गया, भारत में तो चल ही रहा है, तो भाई नेपाल कैसे पीछे रहता। उसने देखा भाई इन तीनों में तो चुनाव का खेला खेल हो रहा है, हम भी खेलेंगे ये खेल। तो वहां की पब्लिक भी भड़कने लगी कि भाई हमें भी चुनाव का खेला खिलाया जाए। राजा के खिलाफ बगावती तेवर शुरू हो गए। अब ऐसे में चुनाव के खेल को देखते हुए राजा ने भी मान्यता दे दी कि ठीक है भाई, करा लो चुनाव, बना लो संविधान और सरकार बना लो। चुनाव भी हुए, सरकार भी बन गई, संसद भी बन गई, देश चलने भी लगा। फिर 10-15 साल बाद राजा को महसूस हुआ कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है अपने देश में, पावर ही नहीं है, मतलब वो तो खो गया। तो उसने क्या किया, सरकार को गिरा दिया, संसद को भंग किया, संविधान का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फिर से दोबारा से राजतंत्र उसने शुरू कर दिया। 2006 तक चला, फिर वही खेल दोबारा शुरू हुआ। फिर जनता बगावत पे आ गई कि नहीं, अब फिर हम चुनाव खेलेंगे, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए अपने देश में, जैसा भारत में है, जैसा बांग्लादेश ने शुरू कर दिया है, जैसा पाकिस्तान में चल रहा है, हमें भी ये चीज चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे में होता क्या है, 2008 में देखोगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था को लगभग उन्होंने खत्म कर दिया। मतलब राजशाही व्यवस्था 2008 में वहां खत्म हुई और संविधान बनना शुरू हुआ। देखोगे नेपाल 2008 से संविधान बना रहा है, उसे एक संविधान बनाने में 7 साल लग गए और 2015 में जाके फाइनली उसका संविधान बनके तैयार हुआ और देश में चुनाव हुए, संवैधानिक लोकतंत्र बना और तब से 2015 से लेकर अब तक वहां पर संवैधानिक लोकतंत्र चल रहा है, आप देखोगे। और इस समय वहां के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देबुआ। इनसे पहले केपी शर्मा ओली थे, बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, ट्विटर पे बहुत एक्टिव थे वो। उन्होंने तो बयान दिया था कि भाई राम जी का जन्म हमारे यहाँ हुआ था, हाँ राम की जन्मभूमि हमारी है। तो वो बड़े एक से एक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और ट्विटर पे बड़े ट्रेंडिंग करते थे एक समय पे। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। इसका पुराना नाम है सिलोन, सिलोन ध्यान रखिए। 1948 में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आजादी इसे किससे मिली? ब्रिटेन से, क्योंकि इस पे भी किसका कब्जा था? हम 47 में आजाद हुए, ये एक साल बाद 48 में आजाद हुआ, श्रीलंका नामक देश बना। ये तब से लेकर अब तक लोकतंत्र चला रहा है अच्छे से, सफलतापूर्वक। इसमें बड़ा उठापटक देखने को नहीं मिला राजनीतिक स्तर पे, लेकिन ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से घिरा रहा वो था जातीय संघर्ष, यानी कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को ये झेल रहा है तब से लेकर अब तक। हाँ, यहां 2 कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी है सिंघली समुदाय, सिंघली कम्युनिटी। उनकी आबादी यहाँ ज्यादा है, राजनीति पर भी, वहां की पॉलिटिकल पे भी सिंघलियों का दबदबा है। संविधान, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी सिंघलियों के अकॉर्डिंग ही बना है, आप देखोगे। अब इसके एक हिस्से में अगर हम बात, इस क्षेत्र में तमिल आबादी रहती है और यहां पर सिंघली। तमिल जो लोग हैं यहाँ पे, इन तमिलों को यहाँ पर ब्रिटेन वासियों ने बसाया था। ब्रिटेन का कब्जा जब भारत पे था तो यहाँ से मजदूरों को तमिलनाडु के क्षेत्रों से, आंध्र प्रदेश वगैरह यहाँ के क्षेत्रों से मजदूरों को पकड़ पकड़ के ले जाके वहाँ खदानों में काम करवाया गया था। अब वो तब से वहाँ कर रहे थे तो वहीं पर वे लोग बस गए। तो ये क्षेत्र जब से तमिलों के अंतर्गत आ गया। अब तमिलों की डिमांड ये है यहाँ पे कि भाई ये क्षेत्र अलग कर दिया जाए और एक अलग देश बनाया जाए। और सिंघली कहते हैं कि भाई इनको यहाँ से निकालकर भारत पहुंचाओ, ये भारत के निवासी हैं, मूल भारतीय है। और इनका कहना है कि हम भारत नहीं जाएंगे, और भारत सरकार का कहना है हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी भर भर के लोग हैं और कहां से लेंगे। तो सिंघलियों कहना भाई इन्हें निकालो,
श्रीलंका केवल सिंगलियों का हुआ। अब इनके बीच में चलता है कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े। अच्छा, गलती से कोई सिंगली इधर चला जाए, कभी वापस नहीं होगा, चूरमा भी नसीब नहीं होगा कि वो बंदा गया कहाँ, जाते नहीं उस एरिया में। यही नहीं, इन तमिलों ने देखा कि भाई दुनिया हमारे खिलाफ चल रही है, बहुत सारे देश हमारे सपोर्ट में खैर है नहीं, और हमें एक तरीके से उग्रवादी कहा जा रहा है, हमारी सोच को गलत कहा जा रहा है। तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना, का नाम क्या रखा है, 1983 के बाद बनाया ग्रुप का नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, शॉर्ट फॉर्म में लिट्टे कहा जाता है, बहुत फेमस है लिट्टे। हथियार वथियार बहुत बधासु है इनके पास, एक से एक। अब पता नहीं इन्हें कौन से देशों से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ के संगठन इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बट इनके पास अच्छे खासे हथियार हैं। तब उससे अच्छा, जब 1983 के बाद थोड़ा मामला बिगड़ चुका था, काफी संघर्ष चल रहा था, तो उस समय हमारे देश में 1987 के आसपास की बात है, हमारे देश में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कह सकते हो कि भाई हम भारतीय शुरू से ही हमें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत ज्यादा है। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पे शांति सेना भेजी, ये कहते हुए कि हम श्रीलंका के मैटर को हैंडल करेंगे और ये तमिल उग्र संगठन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी समझाएंगे। अब वो वहां पे पहुंची, शांति सेना, भारतीय आर्मी वहां पे पहुंची। भारतीय आर्मी जब वहां पे पहुंची तो पूरी दुनिया में बहुत सारे देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए कि भाई भारत गलत कर रहा है, ये श्रीलंका का पर्सनल मैटर है, उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सेना को वापस बुलाएं। नॉर्वे, स्कैंडिनेवियाई देश या द्वीपीय देश ज्यादातर भारत के खिलाफ खड़े होने लगे। तो फिर भारत ने अपनी शांति सेना वापस बुला ली। चलो ये तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसका बुरा लिट्टे मान गया तमिल वाले। उन्होंने कहा कि भाई हम कहीं ना कहीं एक ही देश के हैं और इन्होंने हमारे खिलाफ ही आर्मी भेजी है। अब तमिल लिट्टे का एक तरीके से बन गया दिमाग में कि पहले इसी को उड़ाओ। और 1991 के चुनाव में, 1991 के चुनाव में राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। हाँ, लिट्टे ग्रुप के संगठन के कुछ कह सकते सदस्यों ने उड़ीसा में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन्हें बम से उड़ा दिया गया। और तब का दिन है और आज का दिन है, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री श्रीलंका के मैटर में जुबान नहीं खोलता। उन्हें पता है राजीव गांधी का सीन याद आ जाता है, कुछ बोलेंगे ये संगठन निपटा दे। भाई ये संगठन है, कोई मामूली नहीं है भाई। प्रदेश के प्रधानमंत्री मतलब फॉर्मल रह चुके थे, उन प्रधानमंत्री को बम से उड़ा देना आसान काम नहीं था। तब से लेकर आज तक विश्व का कोई भी देश किसी भी मैटर में बोल लेगा, लेकिन जब भी तमिल का मैटर आएगा वो थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि लिट्टे के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता। उन्हें पता है ये कहीं ना कहीं ISIS से भी खतरनाक है, इसका भरोसा नहीं है कब बुरा मान जाए, इसे खुश रखो। और इसका बुरा मानने का मतलब है जिंदगी से हाथ धोना। तो लिट्टे इस हद तक इस समय पावरफुल हो चुका है। कैसे? हथियारों से। इसे हथियार कह सकते हो कि वर्ल्ड लेवल से कोई कंट्री बैक साइड से दे रही होगी, या कह सकते हो कि कई ऐसे संगठन है जो इन्हें मदद पहुंचा रहे होंगे। खैर ये तो चीजें रही। और लिट्टे लिबरेशन जो है ये काफी धीरे धीरे उग्र संगठन, और यहां तक कि वहां का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का कोशिश ये करता है कि दोनों को थोड़ा बैलेंस करके चला जाए। इन्हें खुश करते हैं तो वो बुरा मानते हैं, उन्हें खुश करते हैं तो ये बुरा। और चलो सिंगली बुरा मान जाए तो कुछ नहीं चलेगा, गलती से लिट्टे और तमिल बुरा मान गया तो भाई मामला खराब हो जाएगा। खैर ये नोट डाउन करें आप सब।